डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम गॉस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग से जो संबंधित हमारा चैप्टर है उसके संबंध में एक वीडियो मैंने बनाई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि गॉस का नियम क्या है एवं इसके अनुप्रयोग किस प्रकार से किए जाते हैं। तो गॉस के नियम को समझने से पहले हमें वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उससे हम शुरू करेंगे। विद्युत फ्लक्स क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वह विद्युत बल रेखाओं को, काल्पनिक जो होती है विद्युत बल रेखाएं, उनको उत्सर्जित करता है। जो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है, जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है किसी विद्युत क्षेत्र में, इसमें क्या है कि किसी क्षेत्र से, सपोज कोई भी हमारे पास क्षेत्र है, उससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, तो उसकी जो माप है वह विद्युत, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी क्षेत्र है और उससे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो इससे निकल रही है, तो इसकी जो माप है इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं कि किसी पार्टिकुलर क्षेत्र से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती है। तो इसको हम जो है वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब जो हमारी अगली स्लाइड है वो है, अच्छा, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। जो वैद्युत फ्लक्स है उसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, इस चीज़ से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। और अगली जो बात है इसके बारे में, वैद्युत फ्लक्स क्या है? एक अदिश राशि होती है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, अर्थात इसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। विद्युत फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। विद्युत फ्लक्स के लिए को हमें व्यक्त करना होता है कि इसका परिमाण कितना है, और इसी के थ्रू हम विद्युत फ्लक्स को व्यक्त करते हैं। विद्युत बल रेखाओं की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब फ्लक्स की तीव्रता, विद्युत फ्लक्स की तीव्रता क्या है? पहले तो वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स है कि किसी पार्टिकुलर रीजन से या किसी भी क्षेत्र से कितनी संख्या में बल रेखाएं गुजरती है, तो उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जिस क्षेत्र से जितनी अधिक मात्रा में बल रेखाएं गुजरेगी वहाँ वैद्युत फ्लक्स उतना अधिक होगा, और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं किसी क्षेत्र से कम मात्रा में गुजरेगी तो वो वहाँ वैद्युत फ्लक्स कम होगा। अब एक्चुअली वो वैद्युत फ्लक्स होगा कितना, तो उसको हम वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता कहते हैं। जो बल रेखाओं की संख्या है वो कितनी है, तो उसका जो परिमाण है वो वैद्युत फ्लक्स क्षेत्र की तीव्रता, या इसको वैद्युत फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। घनत्व मतलब वैद्युत बल रेखाएं किसी क्षेत्र से कितनी अधिक मात्रा में निकल रही, कितनी अधिक बल रेखाएं किसी पार्टिकुलर क्षेत्र से निकल रही है, तो उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का घनत्व भी हम कहते हैं। अच्छा, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि माना एक वैद्युत क्षेत्र ई है। कोई भी एक वैद्युत क्षेत्र हम लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र को हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, और यह वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्रफल स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल यहाँ पे एस दिया है, लेकिन हम उसको ए मानते हैं कि वो कैपिटल ए कोई क्षेत्र है। वो वैद्युत क्षेत्र कितना है? ये। और उसका ही हम सूक्ष्म पार्ट एक लेते हैं कि किसी इस पूरे क्षेत्र में से उसके एक पार्टिकुलर, एक बहुत सूक्ष्म क्षेत्र से कुछ बल रेखाएं गुजरती है, जिसको हमने डी ए दिया, एक सूक्ष्म। तो हमें पता है कि जब डी ए का मतलब डिफ्रेंशिएट, हमने उसके क्षेत्र को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। कोई भी क्षेत्र है उसके हमने
छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हमने तोड़ दिया। इस प्रकार से हमने उसको तोड़ दिया और किसी एक पार्टिकुलर हमने एक सिंगल क्षेत्र को इसमें से लिया है। अतः पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स का मान, जो उस क्षेत्र से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसका मान E तथा ds के ds नहीं, क्योंकि हमने इसको क्षेत्रफल को dA माना है, तो जो क्षेत्र होगा वो dA के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA के गुणनफल के बराबर उसकी वैल्यू होगी। अब हम अगली स्लाइड में इसको देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये तो वैद्युत फ्लक्स जो हमारे पास होगा वो होगा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा। हमारे पास कोई क्षेत्र है, ये वैद्युत फील्ड इन्होंने दिया है यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं कि ये कोई क्षेत्र है, ये हमारे पास कोई क्षेत्र है और ये बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं इससे होकर के गुजर रही है। ये इस दिशा में विद्युत बल रेखाएं ये इससे गुजर रही है और इसकी जो फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा। अब क्योंकि कोई सूक्ष्म क्षेत्र से बल रेखाएं गुजर रही है तो डी फाई इज इक्वल टू E इंटू dA। डी फाई यदि फील्ड बहुत सूक्ष्म है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया इस पूरे क्षेत्र को, इसका एक छोटा सा हमने क्षेत्र लिया जिसका एरिया dA है, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी बहुत सूक्ष्म होगा, जिसको डी फाई से हम प्रदर्शित कर देंगे। डी फाई इज इक्वल टू E इंटू dA इज इक्वल टू E इंटू dA cos थीटा। E इंटू dA cos थीटा, ये इसका फार्मूला है। अब हम इसके एंगल की बात करते हैं। cos थीटा जब जुड़ गया तो थीटा का मतलब कोई एंगल है। अब थीटा इज इक्वल टू यदि 0 है तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्या cos थीटा की जो वैल्यू होती है, और यदि थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो फाई इज इक्वल टू E इंटू डी ए। ये डी फाई इज इक्वल टू E इंटू dA, क्योंकि हमने इस समीकरण में इसकी वैल्यू पुट कर दी जिससे आया डी फाई इज इक्वल टू E इंटू dA। अब यदि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए जब 0 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो डी फाई इज इक्वल टू भी 0 होगा, अर्थात जब थीटा इज इक्वल टू 90 तो जो कुल फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू न्यूनतम होगी, उसकी वैल्यू न्यूनतम होगा, अर्थात जो फ्लक्स वहाँ से गुजरेगा वो कितना होगा, वह 0 होगा। तो अर्थात वहाँ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। लेकिन यदि cos थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो वहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। तो फ्लक्स की तीव्रता E फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू E इंटू dA cos थीटा। तो इस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की जो फ्लक्स है उसको हम समझ सकते हैं कि फ्लक्स क्या है। अब हमारे पास है, यदि पृष्ठ किसी असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए पृष्ठ को अनेक अल्पांशों में बांटा जाता है। यदि पृष्ठ किसी असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, अर्थात जहाँ विद्युत क्षेत्र समान न हो, किसी विद्युत क्षेत्र कैसा असमान विद्युत क्षेत्र है में स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। अनेक अल्पांशों का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांटते हैं, तथा कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए सभी अल्पांशों, सभी छोटे छोटे टुकड़ों का जो में से जो फ्लक्स गुजरा है उसको हम योग कर देते हैं, तो हमें कुल उस पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरा है उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि डी फाई ई इज इक्वल टू लिमिट लगा ली कि जो
डेल्टा ए है, जो क्षेत्र है वो बहुत सूक्ष्म है, अर्थात वो शून्य की तरफ जा रहा है। इतना सूक्ष्म है कि वो शून्य के बहुत करीब है, मतलब शून्य के करीब है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के करीब है। लिमिट लगा दी हमने, LIM लिमिट डेल्टा ए टेंस टू जीरो इज इक्वल टू सिग्मा ई इंटू डेल्टा ए क्या है, ई इंटू डेल्टा ए है वैद्युत फ्लक्स। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब है जोड़, तो हमने इसको पूरे को जोड़ दिया। जो सिग्मा है उसकी वैल्यू जो इस प्रकार का हम साइन देख रहे हैं वो है सिग्मा। तो सिग्मा ई इंटू डेल्टा ए, यदि ये टेंस टू जीरो तो सिग्मा के स्थान पर, क्योंकि जो लिमिट है डेल्टा ए इतना सूक्ष्म है डेल्टा ए कि ये शून्य की तरफ जा रहा है, शून्य की तरफ जा रहा है। तो हमें यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू, ये समाकलन का हम इसमें सिग्मा के स्थान पर समाकलन, मतलब हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया समाकलन, सिग्मा के स्थान पर अब समाकलन आएगा और वैल्यू हमारी ई इंटू डी ए हो जाएगी, और इसके ऊपर तीर का चिन्ह, तो ई भी एक सदिश राशि है और डी ए भी एक सूक्ष्म जो क्षेत्र है वो भी एक सदिश राशि है। तो और फ्लक्स क्या है, वो अदिश राशि है। तो कोई भी सरफेस हमारे पास हो, चाहे उसकी आकृति कैसी भी हो, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसी भी सरफेस का इंटीग्रेशन, अर्थात उसके छोटे छोटे टुकड़ों को हमने इंटीग्रेट कर दिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों को हमने जोड़ दिया, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, ये उस क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसका जो फार्मूला है वो हमें ज्ञात रखना है, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, और यदि सूक्ष्म के लिए हम लेते हैं तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। और ये भी, इसको भी हम दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें उसके फार्मूले को ध्यान रखना है। अच्छा, अब हमारे पास है कि अनेक छोटे छोटे जो छोटे छोटे क्षेत्रों में हम इसको बांट सकते हैं। विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। जो विद्युत फ्लक्स का मान है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है, विद्युत फ्लक्स का मान जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो कुछ भी हो सकता है। विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। अब शून्य कब होगा, धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक, तो उसके लिए कंडीशन है, यदि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, अर्थात थीटा जो है, जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम है, तो फ्लक्स हमेशा क्या होगा, फ्लक्स हमेशा धनात्मक होगा। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 तो फ्लक्स हमेशा शून्य होगा, जो विद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा जब थीटा इज इक्वल टू 90, जैसे कि हमने दिखाया था फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा में। तो क्योंकि कॉस थीटा की इज इक्वल टू 90 हो गए तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए उसने पूरे फ्लक्स को शून्य कर दिया था। और जब एंगल शून्य था तो जो फ्लक्स था वो मैक्सिमम हुआ था, वो अधिकतम हुआ था, तो वहाँ पे धनात्मक हुआ था। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो फ्लक्स धनात्मक होगा, और 90 डिग्री के बराबर है तो फ्लक्स शून्य होगा। और यदि थीटा की वैल्यू, जो एंगल है उसकी वैल्यू 90 डिग्री से अधिक है तो फ्लक्स हमेशा ऋणात्मक होगा। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। विद्युत फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, यह डिपेंड करेगा उसके एंगल पे। यदि उसका कोण या एंगल 90 डिग्री से कम है तो फ्लक्स धनात्मक, 90 डिग्री के बराबर है तो फ्लक्स शून्य, और 90 डिग्री से अधिक है तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा। अब ये फ्लक्स का जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक कई बार आ जाता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक,
तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेंटीमीटर। तो ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, एम स्क्वायर अपॉन कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यह वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो ये हमने वैद्युत क्षेत्र को फ्लक्स को, विद्युत फ्लक्स को यहाँ पर समझ लिया है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अब हम यहाँ पर गॉस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। गॉस का नियम, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट नियम है। तो गॉस का नियम हमने पहले पढ़ा है कि कूलाम का नियम पढ़ा था, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, कूलाम के नियम पर पढ़ा था, जो स्थिर विद्युत बल पर आधारित था। गॉस का नियम भी स्थिर विद्युत बल के संदर्भ में कूलाम के नियम का ही दूसरा रूप है। गॉस का नियम किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश में एक संबंध स्थापित करता है। सपोज कोई भी पृष्ठ है, उसके अंदर कोई आवेश है, तो यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो ये उसके बारे में एक संबंध को प्रकट करता है। तो इसका स्टेटमेंट कैसा है वो हम आगे देखते हैं कि यह कैसा पढ़ा जाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके हम आगे वाली स्लाइड में उसको देखते हैं। अच्छा, गॉस के नियम का जो कथन है, किसी भी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, किसी भी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से, चाहे वो किसी भी आकृति का हो, ये एक गॉसियन पृष्ठ हो सकता है, किसी भी आकृति के गॉसियन पृष्ठ जिसको हम कहते हैं से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात यदि इसके अंदर Q आवेश स्थित है तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा Q अपॉन ε0, इससे निकलने वाला फ्लक्स होगा। तो गॉस का जो नियम है, किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस गॉसियन पृष्ठ में स्थित आवेश का 1/ε0 या गुना होता है। सपोज इसके अंदर आवेश Q स्थित है तो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा 1/ε0, स्थित आवेश ये है, स्थित आवेश का 1/ε0 गुना मतलब उससे मल्टीप्लाई है, Q × 1/ε0 गुना। अर्थात किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का Q × 1/ε0 गुना होता है, या उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको हम आगे देखते हैं। मैंने इसके लिए यहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये कोई गॉसियन पृष्ठ है और जहाँ पर कि ये गॉसियन पृष्ठ है, दो प्रकार के पृष्ठ मैंने यहाँ पे दी। उनकी आकृति कुछ भी हो सकती है, वो एक गोल भी हो सकता है या सिलेंड्रिकल हो सकता है, उसका जो साइज़ है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, अर्थात बेलनाकार भी हो सकता है, या वो एक गोले की तरह हो सकता है, या एक चपटे गोले की तरह हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का हम उसको ले सकते हैं। तो यदि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश +Q स्थित है, सपोज वो आवेश +Q है, तो इसके कारण बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी। तो इसके हमने पृष्ठ पर, क्योंकि आवेश तो इसके अंदर स्थित है और यह एक बंद सरफेस है,
अर्थात एक क्लोज है, मतलब कहीं से खुला नहीं है, ओपन नहीं है, अर्थात एक बंद है। जैसे एक गोला होता है, तो गोला क्या है, एक बंद सरफेस होता है। तो इसके पृष्ठ से होकर किसी सूक्ष्म एरिया से निकलने वाला, हमने इसको दिखाई, इसमें से एक सूक्ष्म क्षेत्र है और इससे निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई है। तो सपोज वो सूक्ष्म क्षेत्र ये है और सपोज वो सूक्ष्म क्षेत्र डी ए है, इसमें से भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं कि वो जो सूक्ष्म क्षेत्र है वो डी ए है, जो कि मैंने सेट कर रखा है। और वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो तीर से दिखाया गया है, क्योंकि इससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही, तो वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है इस प्रकार से। जैसे किसी धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं, तो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं ई है। तो कुल जो उससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये है हमारा इंटीग्रेशन अपसला। इसका जो ये समाकलन का जो ये चित्र है, इसका अर्थ है कि इस पूरे से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना है, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। ई इंटू डी ए का मतलब है कि हमने डी ए इसको अनेक छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किया और उनको फिर सम कर दिया। तो इस पूरी जो बॉडी है हमारे पास, पूरा जो पृष्ठ है, उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई जहाँ वैद्युत क्षेत्र है इंटू डी ए जो है वो सूक्ष्म एरिया है, बराबर क्यू अपॉन अपसला, या क्यू इंटू 1/0, क्यू इंटू 1/0। अर्थात इन दोनों पास में स्थित आवेश का क्यू इंटू 1/0 गुना उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। अब यदि Q की जगह पे 2Q हो, कुछ भी हो सकता है, 2Q हो, तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 2Q इंटू 1/0। जो भी हमारे पास आवेश होगा, जो भी हमारे पास आवेश होगा, सपोज माइनस क्या है, माइनस Q है, माइनस Q, तो ये होगा -Q इंटू 1/0, अर्थात स्थित आवेश का 1/0 गुना। तो यह जो समीकरण है हमारे पास, ये बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है, हमने इसी फॉर्म में इसको याद रखना है कि इस पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का 1/0 गुना इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। यदि 4Q आवेश स्थित है तो 4Q इंटू 1/0। तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। अब हम वापस चलते हैं। तो यही ये हमारे पास वैद्युत जो गॉस का नियम है वो ये है कि किसी भी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पास या उस गॉसियन सरफेस के अंदर स्थित आवेश का 1/0 गुना होता है। उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पास में या उस पृष्ठ के अंदर से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें स्थित आवेश का 1/0 गुना होता है। अब हमारे पास जो कंडीशन है, यदि बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश शून्य है, अर्थात यदि पृष्ठ के भीतर कोई आवेश विद्यमान न हो, ये कंडीशन है कि पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, अंदर न होकर ये पृष्ठ के बाहर है, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अर्थात क्योंकि अंदर तो कोई आवेश है नहीं, अंदर कोई आवेश नहीं हो सकता, आवेश यहाँ पे हो, तो इसके कारण इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। जब तक उसके अंदर जो गॉसियन पृष्ठ है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, उसके अंदर कोई आवेश न हो, तब तक उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। वैद्युत फ्लक्स
उससे तभी निकलेगा जब उसके अंदर कोई आवेश स्थित हो, अर्थात तभी उससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी और तभी वो किसी क्षेत्र से होकर के गुजरेगी। जब जो है आवेश बाहर रखा हुआ है तो वहाँ से कोई भी विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेगी, और वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेगी तो जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। तो इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया है। अब है गॉस के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब जो इसका तथ्य है नंबर 1 पॉइंट, विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए पृष्ठ से निर्गत में निकलने वाले विद्युत फ्लक्स को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं तथा पृष्ठ में प्रवेश करने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है और ऋणात्मक चिन्ह के रूप में लिखकर उनका बीजगणितीय योग किया जाता है। अब जब पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर गुजरेगी, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। लेकिन यदि पृष्ठ के अंदर माइनस क्यू आवेश है तो यह जो फ्लक्स है यह अंदर की ओर आएगा। वैद्युत बल रेखाएं अब कहाँ की ओर आएगी? अंदर की ओर आएगी। तो अब अंदर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा तो वो अभी -q अपॉन इंटू 1/ε0 होगा। तो जब फ्लक्स निकल रहा है तो धनात्मक और पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं, अर्थात जब वहाँ धनावेश है तो बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स निकलेगा और ऋणावेश है तो पृष्ठ के अंदर की ओर फ्लक्स आएगा। तो जब अंदर की ओर फ्लक्स आएगा तब उसका हम चिन्ह ऋणात्मक लेंगे, और जब बाहर की ओर फ्लक्स निकल रहा है तो इसका जो चिन्ह होगा ये धनात्मक होगा। लेकिन यदि वैद्युत बल रेखाएं इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, इस पृष्ठ में प्रवेश कर रही है, तो हम जो चिन्ह लेंगे वो माइनस में लेंगे, क्योंकि अब फ्लक्स रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है। इस कारण हम इसको अब माइनस में लेंगे। जब बाहर निकल रहा था तो प्लस में, जब पृष्ठ के अंदर आ रहा है तो माइनस में। जब यहाँ पे माइनस आवेश होगा तो फ्लक्स रेखाएं अंदर आएगी, जब उसके अंदर धनावेश होगा तो फ्लक्स रेखाएं बाहर की ओर जाएगी, विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएगी, तो इस कारण वो प्लस होगा। लेकिन जब माइनस आवेश होगा तो विद्युत बल रेखाएं अंदर आएगी, जिसके कारण वो माइनस होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अब है गॉसियन पृष्ठ का आकार कुछ भी हो सकता है, गोलीय, बेलनाकार, घनाकार, ये कुछ भी हम उसका जो गॉसियन पृष्ठ है वो घन के आकार का भी हो सकता है। वो इस प्रकार का भी कोई पृष्ठ हो सकता है और इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, तो इस प्रकार का भी वो हो सकता है। वह बेलनाकार भी हो सकता है, अर्थात वह एक सिलेंडर की तरह भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है, जिसके अंदर की हमने कोई आवेश रख दिया प्लस क्यू, और वो ये गोले की तरह भी हो सकता है, जैसे कि हमने आगे पढ़ा है, और उसके अंदर प्लस क्यू आवेश है। ये सिलेंडर है, इसके अंदर भी हमने प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रख दिया, प्लस क्यू आवेश रख दिया। तो जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ भी हो सकता है, इसका अर्थ ये है। अच्छा, गॉस का नियम गॉसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अब एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, ये इसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा आवेश की प्रकृति तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें वो स्थित है। किस पर डिपेंड करेगा? जिस माध्यम में और जिस आवेश की प्रकृति पर। आवेश की प्रकृति का मतलब है कि वो प्लस है आवेश या माइनस है, इस पर डिपेंड करेगा, और उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें वो रखा है। ये क्लियर हो गई। कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम हमने पढ़ा है, स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच में, जो कि दोनों स्थिर है, उनके बीच में लागू होता है। लेकिन गॉस का नियम आवेशों की स्थिरता या गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता है।
गॉस का जो नियम है वह उसकी स्थिरता या गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता है, वो केवल आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आवेश प्लस है या माइनस है। वो गतिमान हो या स्थिर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता हो गतिमान हो, उसमें भी वो वैद्युत फ्लक्स निकाल सकता है गॉसियन पृष्ठ से, और यदि वो स्थिर है तो भी वो वैद्युत फ्लक्स उसमें से निकलेगा। तो यह जो है उसकी गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता है, ये केवल उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अच्छा, गाउस का नियम उन्हीं सदिश क्षेत्रों के लिए मान्य है जो विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का मतलब है 1/r², दो आवेशों के बीच की दूरी में 1/r² आना चाहिए, जैसे कूलाम के नियम में आता है Q1 Q2/r²। तो इसमें क्या है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन हो रहा है, Q1 Q2/r²। तो कूलाम का नियम इसके लिए सही होगा। तो कूलाम के नियम वहीं लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो कि विद्युत वर्ग नियम का पालन करते हैं उनके लिए होगा। जहाँ व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात बहुत शॉर्ट दूरियाँ जहाँ होती हैं, जहाँ नाभिकीय दूरियों में, नाभिक के अंदर की दूरियों में ये नियम वहाँ लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे कूलाम का नियम लागू नहीं है। जैसे कि जो है नाभिकीय बल होते हैं, जो नाभिकीय बल जिससे नाभिक का आकार, जो नाभिक जो है एक परमाणु के केंद्र में होता है, तो नाभिक की जो दूरी होती है 10⁻⁻15 मीटर की रेंज की जो दूरी होती है उसमें यह काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं होता है। यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में से इस आवेश का कोई योगदान नहीं होगा। तो इसमें कोई योगदान नहीं होगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। थैंक यू।